आर्किटेक्ट गुलेजार आजर विद द न्यू एपिसोड ऑफ द मूविंग सीन्स। आज का हमारा टॉपिक पिछले कुछ जो हमने एपिसोड्स किए उन टॉपिक से मुख्तलिफ है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एनर्जी एफिशिएंट एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। और आज इस टॉपिक के साथ जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत अंदाज से करना लाजिम है, क्योंकि उनका नाम है डॉक्टर वकास अहमद महर, जिन्होंने अपना बैचलर्स किया है फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी और उसके बाद उन्होंने अपना मास्टर्स किया है फ्रॉम मलेशिया इन प्लानिंग हाउसिंग, और उसके बाद ही डिड हिज पीएचडी फ्रॉम बेल्जियम एंड ही इज़ एन आर्किटेक्ट। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास अहमद महर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ जो आज दूसरी मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है आर्किटेक्ट निदा रहमान, जिन्होंने अपना बैचलर्स किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर और मास्टर्स भी उन्होंने यूईटी लाहौर से ही किया है, और आजकल एज ए फैकल्टी मेंबर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट आईएसपी में एज ए लेक्चरर सर्व कर रही हैं। सो वी हैव मिस निदा रहमान। अस्सलाम वालेकुम मिस निदा, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जिस तरह से हमारा टॉपिक है एनर्जी एफिशिएंट एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, तो मैं सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमारे पास करंट सिचुएशन है अबाउट एनर्जी, इस पे नज़र डालें तो आप इसको किस तरह से इलेबोरेट करेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसीज़ जो हैं पाकिस्तान में, वो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उस पर फोकस नहीं किया इन द पास्ट। एंड पहली हमारे पास जो एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसीज़ आई तो दैट वाज इन 1990 में हम लोगों ने बिल्डिंग एनर्जी कोड बनाया जी। एंड 1990 वाला जो कोड था उसमें यह था कि कंप्लाइंस नहीं थी। मतलब आपने कंप्लाई करना है तो वॉलंटरी कंप्लाइंस होगी, अगर आप नहीं करेंगे तो देयर इज़ नो पेनल्टी ऑन दैट, देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस ऑन दैट। एंड उसके बाद फिर आपने देखा कि 1990 के बाद लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। 1990 में हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ नहीं करते थे, हम लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते थे, स्मार्टफोन्स हमारे डेली लाइफ का हिस्सा नहीं थी जी। तो हाउस होल्ड जो हमारे थे उसमें हम रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, माइक्रोवेव, इस तरह की चीज़ें नहीं थी, या फिर हेयर ड्रायर्स नहीं थे। तो लाइफ स्टाइल उसके बाद बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हुआ, और उस चेंजिंग लाइफ स्टाइल की वजह से जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई एनर्जी की। टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन, तो डोमेस्टिक सेक्टर हमारा 50% या नियरली 50%, 49 पॉइंट समथिंग जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है। दैट इज़ वेरी हाई। अगर हम कंपेयर करते हैं कमर्शियल सेक्टर से, एग्रीकल्चर से या बाकी चीज़ों से, तो हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड ज़्यादा है या कंजप्शन उसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली वो हाउस होल्ड सेक्टर पे अप्लाई ही नहीं करती। जो 1990 का बिल्डिंग एनर्जी कोड था उसको हम लोगों ने अपडेट किया 2008 में। अगेन देयर वाज नो कंप्लायंस, एंड देन उसमें अशरी 90.2 को हमने इग्नोर किया। अशरी 90.2 ये है कि लो राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग को फोकस करता है। पाकिस्तान में जितने बड़े शहर हैं उसमें लो राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ज़्यादा हैं, अपार्टमेंट्स हैं या रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, तो उसमें आपके ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर तक जो है वो फैमिलीज़ रहती हैं। अब उसको वो कवर ही नहीं करता। देन हमने 2011 में उसको रिवाइज़ किया, जिसे हम कहते हैं एनर्जी प्रोविजंस, एंड द प्लान वाज दैट कि जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान है हम उसको उसमें मर्ज कर दें और उसका हिस्सा बना दें। और बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 1986 में डॉक्यूमेंट बनाया गया था, उसमें फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स आते रहे हैं। जैसे आपने देखा कि अर्थक्वेक के बाद 2005 के अर्थक्वेक के बाद 2007 में उसमें सेस्मिक प्रोविजंस आ गई, तो एनर्जी प्रोविजंस को फिर 2013 में उसके अंदर इंक्लूड किया गया। नाउ अगेन हेयर इट इज़ वेरी ट्रिकी कि उसकी जो कंप्लाइंस है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे आता ही नहीं है, क्योंकि रेजिडेंशियल उसमें आपने ये दिया हुआ है कि उसका 900 स्क्वायर मीटर कंडीशनड एरिया हो अगर किसी बिल्डिंग का, तो हम एनर्जी प्रोविजंस उस पर अप्लाई करेंगे, या फिर उसका कनेक्टेड लोड जो है वो 100 किलोवाट हो किसी भी बिल्डिंग का। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में तो 100 किलोवाट कनेक्टेड लोड नहीं होता, या 900 स्क्वायर मीटर जो है वो कंडीशनड एरिया नहीं होता। उसकी वजह से कंप्लाइंस उसकी अगेन डोमेस्टिक सेक्टर पे नहीं आई, तो डोमेस्टिक सेक्टर की जो एनर्जी कंजप्शन है वो फिर भी हाई रही है और इसको कम नहीं किया गया। एंड देन जितने भी हम बिल्डिंग कोड, बाय लॉज, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, एंड विद द चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल, विद द चेंज ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी से चेंज हो रही है, वी शुड अगेन चेंज इट
फ्रीक्वेंटली 3 to 5 years में हमें इनको दोबारा मॉडिफाई करना चाहिए. नाउ नीका इज़ वर्किंग ऑन दैट कि 2022 में अगर एनर्जी एफिशिएंसी कोड को मॉडिफाई किया जाए या प्रोविजंस को बेहतर किया जाए, तो लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट. आई होप दे विल इंक्लूड द डोमेस्टिक सेक्टर दिस टाइम. बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए एक वजह इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हमें पीरियोडिकली इन सारी सर्वेस को कंडक्ट करना चाहिए ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से चल सकें ना आर्किटेक्चर. ओके मिस निधा, मेरा आपसे सवाल है कि आर्किटेक्चर को हम लोग सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट किस तरह से बना सकते हैं? जी थैंक यू सो मच. अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें फर्स्ट, तो उसमें यही है कि आर्किटेक्चर जो है वो एक आर्ट है, एक प्रोसेस है, किस तरह से हम बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं. सेकेंड, अगर हम सस्टेनेबल एलिमेंट्स की बात करें या सस्टेनेबिलिटी की बात करें, तो इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी इज़ डैट कि किस तरह से आप एक सस्टेनेबल तरीके से, बैलेंस तरीके से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनको यूटिलाइज़ करें. अब अगर हम सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके अंदर हम इस तरह से डील करते हैं कि आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स को हम किस तरह से सस्टेनेबल बनाएं कि उनका जो बिल्डिंग्स का एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, उसको किस तरह से कम कर दिया जाए. जिस तरह से अभी सर ने बताया कि हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर जो एनर्जी की यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. तो अगर हम देखें कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को, तो उनके अंदर जो कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट है उसको ही अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारा ज़्यादा जो है एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, लेकिन इसको कंसीडर नहीं किया जाता कि किस तरह से एनर्जी के एलिमेंट्स को, रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूज़ करें कि एक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर जो है वो हम डेवलप करें. अब सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास इंटरलॉकिंग है विद द एनवायरनमेंट, हमारे पास कॉस्ट एनालिसिस है, हमारे पास जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनको किस तरह से जो अच्छे तरीके से एक इन अ बैलेंस वे किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर, किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर यूज़ करें. क्योंकि बिल्डिंग का आपको पता है कि इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, और ये ऑक्यूपेंट्स का या हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना बिल्ट इन्वायरमेंट किस तरह से अच्छे तरीके से जो है वो बना सकते हैं ताकि उसका जो बिल्डिंग का इम्पैक्ट है ह्यूमन पे पड़ेगा, और उससे जो हमारी इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को किस तरह से कम कर सकते हैं. आपको क्या लगता है इस बारे में, अगर हम बात करें, क्या पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ हो रही है? पाकिस्तान में अगर हम सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की बात करें या ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करें, तो ऑलमोस्ट 18 to 20 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो मेंशन की हुई हैं कि वो ग्रीन बिल्डिंग्स को ट्रीट कर रही हैं. लेकिन जब हम छोटे स्केल की बात करें, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात करें, तो उसके अंदर जो हीटिंग एंड कूलिंग इफ़ेक्ट्स है उसके अंदर वो लोग इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे बिल्कुल भी. मतलब अगर आप एक ड्रायर से आप नेचुरल रिसोर्सेज के से जो है कपड़े हम सुखा सकते हैं, तो हम जो मशीन ड्रायर्स हैं उनको क्यों यूज़ करें? टाइम कंज्यूमिंग के लिए जो है जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए. लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को जो है ओवरऑल देखना चाहिए, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट जो है स्केल हमें इन चीज़ों इससे को बहुत कंसीडर डिस्टर्ब करना हो रही चाहिए. है. जी इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना जी सर. वो ये कि हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स हैं जो लीड सर्टिफाइड हैं जी बिल्कुल. या ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, लेकिन जब आप उसकी ऑडिट करेंगे, एनर्जी ऑडिटिंग करेंगे या उसकी एनर्जी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसकी कंजप्शन देखेंगे, तो हो सकता है कि वो बिल्डिंग जो है वो प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही हो. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एनर्जी ऑडिट्स का ट्रेंड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है. जी, और हम क्लेम करें लेकिन हम उसको प्रूव नहीं कर पा रहे अल्टीमेटली. ओके सर, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो आप इसको किस तरह से इसकी वजाहत करेंगे? उसमें यह है कि हमारे पास जो बिल्डिंग बन रही है नॉर्मली, तो वो क्लाइमेट बेस्ड नहीं है. हम एक प्रोटोटाइप बिल्डिंग बना रहे हैं और वही जो है मॉड्यूल चल रहा है. अगर आप देखेंगी मुल्तान में तो आरसीसी, अगर आप कोयटा में देखेंगी तो आरसीसी, स्वात चले जाएं, गलियात चले जाएं, आपको आरसीसी मिलेगा. बिल्कुल इसी तरह. अब ये टिपिकल स्ट्रक्चर जो है ये थर्मली कंफर्टेबल नहीं है और ये एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से मौजू नहीं होता कई जगहों पर, अनलेस हम उसको इंसुलेट करते हैं या उसके बिल्डिंग इन्वेलप को बेहतर बनाते हैं. ये चीज़ें हमारे पास फोकस नहीं है और उसकी वजह से आप ज़्यादा गर्मी फील करते हैं या ज़्यादा सर्दी फील करते हैं विद इन द सेम बिल्डिंग. अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी कोड्स को देखें तो 1990 में जो कोड दिया गया था उसमें हमने पाकिस्तान को 5 मुख्तलिफ क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था, जिसके बेसिस पे ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि एक स्पेसिफिक क्लाइमेट की उसमें कंडीशंस में आपको बिल्डिंग किस तरह की बनानी है. लेकिन जब 2011 में हमने एनर्जी प्रोविजंस दी
तो उसमें क्लाइमेट को कंसीडर ही नहीं किया गया। उसमें हीटिंग सेट पॉइंट्स और कूलिंग सेट पॉइंट्स वो इस तरह से दिए गए कि वो यूनिफॉर्म हीटिंग सेट पॉइंट और कूलिंग सेट पॉइंट हो आपकी हर जगह पर। टॉकिंग अबाउट दिस वी हैव समथिंग वी से हीटिंग डिग्री डेज एंड कूलिंग डिग्री डेज। जी। तो हीटिंग डिग्री डेज एंड कूलिंग डिग्री डेज का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कम है, हालांकि हमें देखना चाहिए कि किस शहर में हीटिंग डिग्री डेज ज़्यादा हैं, किस शहर में कूलिंग डिग्री डेज ज़्यादा हैं, ताकि वहाँ पे हम हीटिंग डोमिनेंट क्लाइमेट है तो हीटिंग प्रोवाइड कर सकें, अगर कूलिंग डोमिनेंट है तो कूलिंग प्रोवाइड कर सकें। जी। क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं जनरली, तो आर्किटेक्ट्स मोस्टली सोल्यूशन पे जल्दी चले जाते हैं। जी। सस्टेनेबिलिटी की बात कर लें तो उनको ग्रीन रूफ नज़र आ जाती ऐसा ही है, कुछ टिपिकल लीड चीजें जिन पे हम चीज़ें restrict आ हैं। जाती हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जी। पहले आपने प्रिंसिपल्स को समझना है कि क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो प्रिंसिपल्स ये हैं कि पैसिव आपको कूलिंग है या पैसिव हीटिंग है। उसके बाद आपका है सोलर कंट्रोल, जी। हाउ यू आर गोइंग टू प्ले विद द सन एंड हाउ यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सनलाइट। एंड देन थर्मल कंट्रोल, थर्मल के कंट्रोल में आपके इंसुलेशन मटेरियल्स हैं एंड सो ऑन। एंड डे लाइटिंग, कि डे लाइटिंग को हम किस तरह बिल्डिंग के अंदर यूज़ करते हैं। जी। तो स्ट्रेटजीज जो हैं वो फॉलो करें हमेशा प्रिंसिपल्स को। ओके। वी गो फॉर द स्ट्रेटजी फर्स्ट रादर देन थिंकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स। बिल्कुल। एंड देयर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ द एडॉप्टिव बिहेवियर, जिसमें हम अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी क्लाइमेट को। वी हैव टू चेंज द क्लॉथिंग इंसुलेशन आवर सेल्फ, पुट ऑन सम क्लॉथिंग, रिमूव सम क्लॉथिंग, और द एक्टिविटी लेवल कि आप क्या बिल्डिंग के अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं टेम्परेचर्स को। ठीक है। ओके सर, हम दोबारा से अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। जी जी। व्यूअर्स, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल कम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The platform for the students from all over the world. इसमें होगी इल्मी और अदबी गुफ्तगू, दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ। लेंगे जायजा जदीद तहकीकात का। आएंगे आप ही मेहमान बनकर। दिलचस्प मालूमात से करेंगे आगाह। इसमें होगी कहकों की भरमार, जाहिया खबरें और मजे मजे की बातें, खूबसूरत चुटकुलों की बहार। होंगे साथ हमारे उभरते शोहरा और नौ आमोज लिखारी। होगी अदबी गुफ्तगू और मुबाहिसे, तसानीफ के जायजे। होगा आपके सवालों का तस्करा। पहुंचाएंगे पैगामात आपके प्यारों के नाम। Sports stirs up the emotions like nothing else. We will catch up with physical fitness, facts about games and sports, Game basics. Stay tuned to Power Up. Vector Building Society presents ISP Munch. वेलकम बैक टू द मूविंग सीन्स। जिस तरह से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की, और सर से काफ़ी तफसीलन इस टॉपिक पे हमारी गुफ्तगू हुई। अब मेरा सवाल मिस निदा से है। जी मिस निदा, मेरा आपसे ये सवाल है कि एडेप्टिव रीयूज टेक्निक्स को एज एन सस्टेनेबल अप्रोच हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं इन आर्किटेक्चर? जी, अब फर्स्ट अगर हम अडेप्टिव रीयूज़ की डेफिनेशन को देखें तो उसके अंदर इस तरह से है कि किसी भी पुरानी बिल्डिंग को अगर वो अपना फंक्शन पूरा नहीं कर रही है तो हम उसको किस तरह से उसका फंक्शन चेंज करके उसको न्यू फंक्शन में ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर को ही हम यूटिलाइज़ करें। मतलब इसमें ये है कि जो हमारी एक एनर्जी यूटिलाइज होगी फॉर द न्यू कंस्ट्रक्शन, हम उसको सेव करके, और जो हम पुरानी बिल्डिंग है उसी के अंदर एक न्यू फंक्शन या न्यू यूज़ जो है उसको अडॉप्ट करें। जी। अगर हम इंटरलिंक करें अडेप्टिव रीयूज़ को और सस्टेनेबल एलिमेंट्स को, तो सस्टेनेबल एलिमेंट्स के अंदर जिस तरह से सर ने भी अभी बताया
कि एनर्जी एलिमेंट्स की कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं। जी। हम एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू द न्यू कंस्ट्रक्शन भी कंजर्व कर सकते हैं, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ लिमिटेड वे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम जब न्यू बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी में ये नहीं है कि किस तरह से आप न्यू टेक्निक्स को एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाने के लिए एक न्यू बिल्डिंग को ही कंस्ट्रक्ट करें, उन्हीं के अंदर इन टेक्निक्स को यूज़ करें। हम जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर भी इन एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से उसके अंदर हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट को हम एक पैसिव टेक्निक्स के साथ यूटिलाइज करें, अदर देन दिस के हम मैकेनिकल एलिमेंट्स की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा करें, जिसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पैसिव टेक्निक्स के अंदर जो अगर हमारे पास विंडो हैं तो उनके अंदर अगर हमने वेंटिलेटर्स ऐड करने हैं या हमने लूवर्स ऐड करने हैं तो उनको हम किस तरह से अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, आप इसकी कुछ हमें केस स्टडीज़ के बारे में पाकिस्तान में आप बता सकती हैं? हाँ जी, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू द अडेप्टिव रीयूज़ बात करें तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल अब तक की जो है वो हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ में भी हैं कुछ। अगर हम लाहौर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारे पास शाहदीन मंजिल है, अल्फला बैंक जो है करंटली अब है माल रोड लाहौर पे, कॉलोनियल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है वो। तो उसमें इस तरह से था कि उसका सारा आर्किटेक्चर जो था उसको कंजर्व किया गया है, हेरिटेज जो उसकी कल्चरल एलिमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेशन, उसकी एलिवेशन को टोटली कंजर्व करके जो उनके इंटीरियर है उसको बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स के साथ न्यू फंक्शनल जो है वो इसके अंदर ऐड किया है। यानी कि उसके आउटर फसाद पे आउटर फसाद को कंजर्व किया है कि जो हमारे पास हेरिटेज एलिमेंट्स हैं उनको हम डिस्टर्ब ना करें, वही हमें हिस्टोरिकल एलिमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे नजर आए, कॉलम्स हैं उनके जो आर्चेज हैं, लेकिन जब हम बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं तो हमें बहुत ही मॉडर्न इंटीरियर जो है ना वो हमें मिलता है वहाँ पे। उसके अंदर जितने भी हमारे पास एक्टिव टेक्निक्स हैं या पैसिव टेक्निक्स हैं उनके कम्बिनेशन से ही उस बिल्डिंग को जो है वो अब यूज़ करें विद रिस्पेक्ट टू द अडेप्टिव रीयूज। और वो एक अच्छी एग्जांपल है, अच्छी एग्जांपल है, और ऐसे एग्जांपल जो हैं और भी उसके रेफरेंस से क्रिएट कर सकते हैं बिल्डिंग्स के अंदर। बिल्कुल। ओके सर, मेरा आपसे अब सवाल ये है कि इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी की जब हम बात करते हैं इसको हम लोग आर्किटेक्चर में किस तरह से फिट इन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। IQ जो है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आर्किटेक्चर में, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको इग्नोर करते हैं कई बार जी। क्योंकि उसमें सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम लोग 90% से ज़्यादा टाइम इंडोर गुजारते हैं डिफरेंट स्पेसेस के अंदर। यू आर स्टेइंग इन योर हाउस, यू आर स्टेइंग इन द वर्क प्लेस, बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में हैं, स्कूल में हैं, और फिर अगेन वो घर में या जिमनेजियम में, तो इंडोर ही हम ज़्यादातर टाइम गुजार रहे हैं। उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। इंडोर एयर क्वालिटी है आपका, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक, कि एयरबॉर्न डिजीज़ जो हैं वो इंडोर एयर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से भी हो सकती हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह की डिजीज़ फैल रही हैं। फिर आपका IQ के बाद थर्मल कंफर्ट है जी। थर्मल कंफर्ट की वजह से आप बीमार हो सकते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हैं कम है, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकती है। कंसिडरिंग द नेशन कि हमारे पास ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा है और हमारी यंग नेशन है, अगर हम लोगों को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें उनको प्रॉपरली कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देने पड़ेंगे। अगर आपके स्पेसेस कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी कम होगी, आपकी नींद पूरी नहीं हो सकेगी, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका है विजुअल कंफर्ट। बिल्कुल। विजुअल कंफर्ट में आप बिल्डिंग के अंदर किस तरह देख रहे हैं चीज़ों को, आउटसाइड किस तरह देख रहे हैं, आपको व्यूज़ कैसे मिल रहे हैं बिल्डिंग से बाहर, और किस तरह की लाइटिंग आपको मिल रही है। फिर एकॉस्टिक कंफर्ट है। एकॉस्टिक कंफर्ट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड इंसुलेशन करनी है कि इंडोर नॉइज़ बाहर ना जाए, आउटडोर नॉइज़ जो है वो आपके अंदर रूम में या बिल्डिंग के अंदर पेनिट्रेट ना हो। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, बिकॉज साउंड एक्चुअली अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी और ब्रेन पे उसके इफ़ेक्ट होते हैं साउंड के। एंड प्राइवेसी के कंसर्न को देखते हुए भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एकॉस्टिक इंसुलेशन दें, तो काफ़ी आसान तरीक़ों से भी दे सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट देयर समथिंग वी कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स, तो वो भी कंसीडर करना चाहिए। तो हम प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, वट एवर वी आर गोइंग टू डिज़ाइन, वी शुड कंसीडर द एर्गोनॉमिक्स, ताकि वर्क रिलेटेड इंजरीज़ ना हो
और जो है जितनी भी प्रोडक्ट्स को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको हम सही तरीके से यूज़ कर सकें। जी, यानी कि इसका मतलब सर हम इसे ये डिड्यूस कर सकते हैं कि आर्किटेक्चर सिर्फ एक एज अ सेपरेट एंटिटी काम नहीं कर रहा होता, बल्कि ये बहुत सारे एक ह्यूमन को लेके, हमारे एनवायरनमेंट को लेके, सोशल एस्पेक्ट्स को लेके हर तरह से एक आर्किटेक्ट को सोचना होता है और इसी तरह से डिज़ाइन करना होता है। सर आपसे आज हमारी बड़ी खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू हुई। आप हमारे स्टूडेंट्स को अगर कुछ मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग एज ए नेशन उन चीज़ों पे फोकस करें कि जिन चीज़ों पे पहले हम लोगों ने फोकस नहीं किया, जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स की बात करते हैं, और जैसे निदा ने बड़ी अच्छी बात की एडाप्टिव रीयूज़ ऑफ बिल्डिंग्स पे कि किस तरह हम यूज़ करें बिल्डिंग्स को, उनका पर्पस जो है वो चेंज कर दें। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी है, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, थर्मल कंफर्ट है। इन फैक्टर्स को हम आर्किटेक्चर में लाएंगे और अडॉप्ट करेंगे बिल्डिंग्स के अंदर, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट वेरी नाइस स्ट्रक्चर्स विच आर नॉट जस्ट विजुअली नाइस, बट उनके अंदर जो है वो फंक्शनल एस्पेक्ट्स भी हम अडॉप्ट कर सकेंगे। द मोर फंक्शनल इज़ द बिल्डिंग, द मोर बेटर इट इज़ फॉर द रेजिडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच सर। मिस निदा, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहें। जी श्योर। मैं ये मैसेज सबको कन्वे करना चाहूँगी कि हम लोगों को एज एन सिटीज़न जो है क्रिटिकली जो है बिल्डिंग्स को देखना चाहिए, अपनी बिल्ड इन्वायरमेंट को देखना चाहिए। इस तरह से नहीं कि अगर हम कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं जस्ट फॉर द एस्थेटिकल वैल्यू या फॉर द ब्यूटी, हम उन पे बहुत ज़्यादा ग्लास लगा दें या कोई भी ऐसा मटेरियल लगा दें जो कि कंफर्टेबल ना हो। जिस तरह से सर ने बात की कि हमारे लिए ह्यूमन कंफर्ट जो है बहुत ज़्यादा मेजर एलिमेंट है, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को देख के हमें क्रिटिकली जो है चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए और अपने अगर जितने भी हमने बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं उनको उस पर्सपेक्टिव से करें कि उनके लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन पे, ऑक्यूपेंट्स पे, वो पॉजिटिवली एक्ट करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर वकास, एंड थैंक यू सो मच मिस निदा कि आप लोगों ने हमें आज ख़ास टाइम दिया अपना। ओके व्यूअर्स, आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक था दैट वाज एनर्जी एफिशिएंट एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जिसमें हम लोगों ने एडेप्टिव रीयूज़ को भी देखा, सस्टेनेबिलिटी को भी हम लोगों ने देखा, इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी के बारे में डिस्कशन हुई हमारी, और इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी की पॉलिसीज़ जो अभी वर्किंग में हैं उनके बारे में बात हुई। नेक्स्ट हम मूविंग सीन्स के एक और न्यू टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।